किसी भी राजनीतिक पार्टी की सरकार हो, सरकार चलाने के लिए वो एक लक्ष्मण रेखा खींच के चलते हैं। किसी भी पार्टी की देखिए, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, और जब भी लक्ष्मण रेखा पार करने की कोशिश होती है तो इसी तरह की स्थितियां पैदा होती हैं। ये सही है कि केंद्र सरकार जुडिशरी के साथ टकराव नहीं चाहती और हर संभव उसका प्रयास रहा कि जुडिशरी के साथ टकराव ना हो, क्योंकि उससे एक नई तरह का विवाद पैदा होता है। और एक आपको याद होगा, थोड़ा पीछे चलेंगे तो एक बार विवाद की स्थितियां पैदा हुई थी और उसी के चलते तत्काल किरण रिजिजू जी से विभाग लेके अर्जुन मेघवाल जी को कानून मंत्री बना दिया गया था। इस बार भी जो लगातार अपने धनखड़ साहब थे वो जुडिशरी को टारगेट कर रहे थे। ये सही है कि जो 63 लोगों का प्रस्ताव आया महाभियोग को लेके, उसको स्वीकार कर लिया उन्होंने, जबकि होना ये चाहिए था कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की जॉइंट कमेटी बननी थी। सरकार ने ये तय किया था। सरकार भी महाभियोग के पक्ष में थी, लेकिन धनखड़ साहब की तरफ से अनाउंस किया गया कि हम इसको स्वीकार कर लिए हैं और उनकी तरफ से कहा गया कि हम जल्द ही इस पर कमेटी बनाएंगे। तो राज्यसभा एक अलग कमेटी बनाएगी, लोकसभा एक अलग कमेटी बनाएगी, तो उससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। ये सरकार की मंशा थी। इसलिए सरकार की कोशिश थी कि लोकसभा में एक कमेटी बने, जॉइंट कमेटी बने राज्यसभा और लोकसभा सांसदों की, उसके बाद महाभियोग पर आगे कदम बढ़ाया जाए। नहीं, एक चीज़ मैं इसमें पूछ भी लूँ और ऐड भी कर दूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसलिए उनकी बलि कह सकते हैं कि बलि दी गई क्योंकि ये जो पूरा महाभियोग का क्रेडिट था ये सरकार लेना चाहती थी, जो कि विपक्ष की तरफ से चला गया लेटर और उसे एक्सेप्ट कर लिया गया राज्यसभा में? नहीं, क्रेडिट तो सरकार को मिलना ही था, लेना क्या चाहती थी? नहीं, तो पहले तो विपक्ष लेकर आ गया और धनखड़ ने बोल भी दिया कि हम इसे एक्सेप्ट करते हैं और आज पेश भी हो जाए। अब इसको एक दूसरी दृष्टि से आप देखेंगे तो इस पे सरकार चाहती थी कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, यानी महाभियोग भी आ जाए, जस्टिस वर्मा के खिलाफ कार्रवाई भी हो जाए और सरकार पूरी तरह से उस पर लिप्त न दिखे। इसलिए वो चाहती थी कि धीरे धीरे इस पर कदम बढ़ाया जाए और उस धीरे धीरे कदम के हिसाब से ही पहले लोकसभा के सांसदों की तरफ से दिया गया, फिर ये हुआ कि जॉइंट राज्यसभा के सांसद भी आएंगे। 63 विपक्षी सांसदों ने दिया। ये तय हुआ था कि विपक्षी सांसद और सत्ता पक्ष के सांसद एक साथ करेंगे। तो अब जल्दबाजी इसमें धनखड़ जी की दिखाई दी। उन्होंने 63 सांसदों के आने के साथ ही अनाउंस कर दिया कि हमें मिला है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। यही पत्र महाभियोग का लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी सौंपा गया था। उनकी तरफ से कोई अनाउंसमेंट तो नहीं किया गया। तो जल्दबाजी कहाँ दिखी? धनखड़ साहब की तरफ दिखी। सरकार नहीं चाहती थी कि इस पर बहुत तेज़ी से चला जाए। ऐसे में मुझे लगता है कोई ऐसी टकराव की स्थितियां आंतरिक तौर पे बनी जिसके चलते धनखड़ जी के इस्तीफे की नौबत आई। अब जहां तक शेखर यादव जी की बात हो रही है, तो मेरी संसदीय कामकाज देखने वाले एक अधिकारी से बात हुई तो उनका ये कहना था कि कभी भी दो लोगों के खिलाफ एक साथ महाभियोग नहीं आता है। यदि आपको दो लोगों को महाभियोग लाना है तो आपको दो प्रस्ताव देना पड़ेगा। शेखर यादव जी के खिलाफ जो महाभियोग का प्रस्ताव पहले आया था उसमें तकनीकी गड़बड़ियां थी, इसलिए वो स्वीकार नहीं हुआ। और यदि फिर से इनको शेखर के खिलाफ लाना था, शेखर यादव जी के खिलाफ लाना था, तो आपको फिर से एक प्रस्ताव लाना पड़ता। तो शेखर जी का प्रस्ताव, जस्टिस वर्मा का प्रस्ताव, तो संसद में दो जजों के अलग अलग प्रस्ताव लाए जाने चाहिए थे और उसके आधार पे फिर सदन उस पर आगे की कार्रवाई करता। तो सबसे मूल बात यहाँ पे ये आ रही है कि हम लोग सब एक अटकल लगा रहे हैं और इस सारे घटनाक्रम के सिर्फ 4 लोग साक्षी हैं जो खुलासा कर सकते हैं। एक प्रधानमंत्री जी, एक गृह मंत्री जी, एक रक्षा मंत्री जी और धनखड़ जी, कि आखिर इस्तीफा क्यों हुआ। हम सिर्फ सब लोग चुप हैं। हम सिर्फ पानी पे लठ मार के पानी को अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए जब तक इन 4 में से किसी की तरफ से खुलासा नहीं हुआ तब तक धनखड़ जी का रहस्य ही रहेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।